तो आज जो है हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का। क्या नाम है? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या पढ़ रहे हैं अपन आज? थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स को क्या कहा जाता है? ब्लड प्लेटलेट्स। क्या कहा जाता है? ब्लड प्लेटलेट्स कहा जाता है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये कलरलेस होते हैं। कैसे होते हैं ये? कलरलेस होते हैं। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? 7 दिन। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? 7 दिन होता है। क्लियर है? दूसरा बोलो भाई, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? 7 दिन। इनका काउंट क्या होता है? 1.5 से 3.5 लाख। 1.5 से कितना होता है? 3.5 लाख होता है। ठीक है, इनका काउंट कितना होता है? 1.5 से 3.5 लाख होता है पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, अब ये अगर आप देखोगे फॉर्म्ड इन मेगा कैरियोसाइट्स इन बोन मैरो। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स इन बोन मैरो, मेगा कैरियोसाइट इन बोन मैरो। तो ये आपको याद रखना है। बोन मैरो में जो ये बोन है, ये देखो ये बोन है, ये बोन है। क्या दिख रही है बेटा? ये बोलो, बोन। जो बोन जो दिख रही है, इसके अंदर क्या मौजूद है? बोन मैरो। क्या मौजूद है? ठीक है, इसके अंदर क्या मौजूद है? बोन मैरो। ठीक है, ये रहा। ठीक है, एयर देखो भाई, ये है बोन मैरो। ये है बोन मैरो। ठीक है, ठीक है। अब ये अलग अलग, ये येलो बोन मैरो है, ये रेड बोन मैरो रहेगी यहाँ पर। ठीक है, ये रेड बोन मैरो है इधर। ठीक है, तो ये बोन के अंदर रहती है बोन मैरो। कौन सी रहती है भाई? बोन मैरो रहेगी। और इनमें एक सेल रहते हैं जिनका नाम होता है, यहाँ पर सेल रहते हैं जिनका नाम क्या होता है? मेगा कैरियोसाइट्स। क्या नाम होता है? ये सेल है, इनका नाम है मेगा कैरियोसाइट। बड़े होते हैं ये सेल। कैसे होते हैं? ये बड़े सेल होते हैं। इनका नाम होता है मेगा कैरियोसाइट। क्या नाम होता है? मेगा कैरियोसाइट। क्योंकि इनका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? मेगा कैरियोसाइट। साइट यानी सेल, साइट यानी सेल, कैरियो यानी न्यूक्लियस, कैरियो यानी न्यूक्लियस, और मेगा यानी क्या होता है? बड़ा। मेगा यानी क्या होता है भाई? बड़ा होता है। मेगा यानी क्या होता है? बड़ा होता है। क्लियर है? मेगा यानी क्या होता है? बड़ा होता है। कैरो यानी क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और साइट यानी क्या होता है? सेल होता है। ठीक है, तो मेगा कैरियोसाइट यानी क्या होता है? बड़े न्यूक्लियस वाला सेल, बड़े न्यूक्लियस वाला सेल। अब बड़े न्यूक्लियस जो है, अब इसका आप फ्रेगमेंट कर दो, इसके आप टुकड़े कर दो, इसके क्या कर दो आप? टुकड़े कर दो। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये टुकड़ा है, एक ये टुकड़ा है वाला, एक ये टुकड़ा है, तो क्या इन टुकड़ों में न्यूक्लियस आया? नहीं। तो प्लेटलेट्स कैसे होते हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड। कैसे होते हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड सेल फ्रेगमेंट। कैसे होते हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड। आई बात समझ में? समझ में आ गया? इस बड़े सेल के क्या कर दिए हमने? एक तरीके से टुकड़े कर दिए। इनमें क्या है? न्यूक्लियस नहीं है। क्या नहीं है? न्यूक्लियस नहीं है। इनका फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। इनका फंक्शन क्या है? ब्लड क्लॉटिंग है। ठीक है, इनमें इनका फंक्शन क्या है? बोलो बेटा, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ये वाले ही जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ना, यही वाले फ्रेगमेंट प्लेटलेट्स बनाते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का काम होता है। कैसे ब्लड क्लॉटिंग करते हैं? ये जो सेल होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, ये आपस में है ना गुच्छा बना लेते हैं। इसको कहते हैं प्लेटलेट प्लग। क्या कहते हैं? बोलो बेटा, आपस में क्या बना लेते हैं? गुच्छा बना लेते हैं। इस गुच्छे को कहेंगे प्लेटलेट प्लग। इस गुच्छे को क्या कहेंगे? प्लेटलेट प्लग कहेंगे। बेटा आई बात समझ में? ये गुच्छा कहाँ बनता है? जब ये ब्लड वेसल है। क्या है बेटा? ये ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल पर ये इस तरीके से ये गुच्छा इस जगह पर चिपक जाता है। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पर डैमेज हो जाए, क्या हो जाए? कोई जैसे ब्लड वेसल डैमेज हो जाए। ये ब्लड वेसल थी, ये लाल कलर की दिख रही है, ये लाल कलर की ब्लड वेसल है, और इस ब्लड वेसल में छेद हो चुका है, दिख रहा है? इसमें से खून निकल रहा है। क्या निकल रहा है? खून निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले क्या लग जाएगा? ये प्लेटलेट का प्लग लग जाएगा। प्लेटलेट का गुच्छे यहाँ पर जो है, ये प्लेटलेट्स का गुच्छा, ऐसे कहते हैं प्लेटलेट प्लग। क्या कहते हैं? प्लेटलेट प्लग। ठीक है, प्लेटलेट प्लग।
ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स, अब बताओ खून निकलेगा या नहीं निकलेगा? नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, नहीं आपने क्या किए, यहाँ पर चोट लगी, आपने फिर उसको छेड़ दिया, समझ गए? आपने उसको जो है दोबारा से रब कर दिया, क्या कर दिया? रब कर दिया, ठीक है। तो अगर आपने दोबारा से उसको रब कर दिया तो दोबारा से प्लेटलेट जो होगा, ये प्लेटलेट प्लग निकल जाएगा, प्लेटलेट प्लग क्या हो जाएगा, दोबारा से निकल जाएगा, और दोबारा से क्या निकलने लगेगा? खून निकलने लगेगा। क्या निकलने लगेगा? खून निकलने लग जाएगा, दोबारा से यहाँ से खून निकलने लगेगा। क्लियर है ये बात? तो जो है कि प्लेटलेट प्लग जो है नहीं हटाना है, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है। तो अगर मान के चलो अभी अभी खून रुका है, अभी भी थोड़ी टाइम के लिए खून रुका है, और तुमने दोबारा से उसको क्या कर दिया, इस तरीके से रब कर दिया, क्या कर दिया, दोबारा से तुमने रब कर दिया, तो उसको अपन क्या कहेंगे? ठीक है। तो यहां पर सुन लो भाई, तो सुनो, तो यहां पर ये बात समझ में आ गई क्या किया? अब यहां पर जब अगर मान के चलो आपने उसको रब नहीं किया, अब क्या सिचुएशन बनती है? जब आपने उसको रब नहीं किया, किया या नहीं किया? नहीं किया। जब आपने उसको रब नहीं किया, सुनना बेटा, जब आपने उसको रब नहीं किया तो क्या हो सकता है? ठीक है, ये प्लेटेड प्लग अब बना हुआ है, इसी के ऊपर हटेगा नहीं, और उसके ऊपर ही फाइबर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया फाइब्रिन थ्रेड्स। कौन से थ्रेड है ये? क्लॉट बन गया, ये क्या बन गया? क्लॉट बन गया, यहाँ पर फाइबर जमा हो गए। आई बात समझ में? ये कौन सा यहाँ पर फाइबर है? फाइब्रिन के। कौन से हैं ये? फाइब्रिन के थ्रेड्स आ चुके हैं। फाइब्रिन के क्या आ चुके हैं? तो बताओ सबसे पहले क्या बनता है, प्लेटेड प्लग या फाइब्रिन के थ्रेड्स? प्लेटेड प्लग बनता है, और फाइब्रिन के थ्रेड्स बनने में टाइम लगता है। अब तुम इसको छेड़ो तो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब उसको तुम रब करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम उसको छील ही लोगे, हटा ही दोगे। अब तुमने क्या किया, इसको उसको हटा करके छील ही लिया, बिल्कुल पूरा का पूरा प्लेट अच्छा वाला प्लग वो बना हुआ है फाइब्रिन का, तुमने उसको हटा ही दिया, तो फिर दोबारा से क्या निकलने लगेगा? खून निकलने लगेगा। आई बात समझ में? जैसे ही आपका खून बंद होता है, अभी खून बह रहा है, एकदम से बंद हो गया, तो क्या लग चुका है? प्लेटेड प्लग। क्या लग चुका है? प्लेटेड प्लग। तो आपने फिर भी उसको नहीं लाया, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद, 1 दिन या 2 दिन बाद, वहां पर आपको बाहर से दिखेगा, अलग से ही तुम्हें वो बाहर से दिखेगा क्लॉट होता हुआ, पर आपने वो भी अगर हटा दिया, फिर आपका दोबारा से क्या बन जाएगा? तो तुमने फाइब्रिन थ्रेड भी हटा दिया और प्लेटेड प्लग भी हटा दिया, तो क्या निकलने लगेगा? खून निकलने लग जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ गई? चलो, ये खून निकल रहा है, ठीक है, और खून रोकने के मैकेनिज्म को कहते हैं हीमोस्टैसिस। क्या कहते हैं? हीमोस्टैसिस। खून रोकने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? हीमोस्टैसिस, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, खून रोकने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? हीमोस्टैसिस कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है बेटा ये, ठीक है। ठीक है बेटा, देखते जाना भाई। तो प्लेटलेट प्लग बनना तो बहुत आसान होता है। प्लेटलेट प्लग जो होता है, प्लेटलेट का जो प्लग है वो बनना आसान होता है, ठीक है। प्लेटलेट आपस में चिपक जाते हैं और प्लेटलेट प्लग बन जाता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो स्टिचिंग होना फाइब्रिन की, फाइब्रिन लगना, क्या लगना? फाइब्रिन लगना, उसके वो दिक्कत हो जाता है। फाइब्रिन लगने बनाना है अपन को फाइब्रिन थ्रेड, तो फाइब्रिन कौन बनाता है? फाइब्रिनोजन। कौन बनाता है? तो फाइब्रिन मौजूद होता है इनएक्टिव फॉर्म में। फाइब्रिन किस फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होता है। अब इन उसको एक्टिव करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो फाइब्रिनोजन वगैरह है ये कौन बनाता है? ये सब क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। देखो, तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना है। तो ये सारे क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे पहले जो है ना, पहले ये 13 वाला जो है वो हुआ, उसने 11 वाले को क्या कर दिया? एक्टिव कर दिया। फिर 11 वाले ने 10 वाले को एक्टिव कर दिया, 10 वाले ने 12वां वाले को एक्टिव कर दिया। ये एक दूसरे को एक्टिव करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? एक्टिव। सब इनएक्टिव फॉर्म में एक दूसरे को एक्टिव करते 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 करते
ये फिर एंड पर फाइब्रिनोजन को क्या कर देते हैं, एक्टिव। एक चेन चलती है, क्या चलती है, एक चेन, जो आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप एमबीबीएस करोगे तो फर्स्ट ईयर में आएगा फिजियोलॉजी में। किस में आएगा, एमबीबीएस के फर्स्ट उसमें आएगा फिजियोलॉजी में। वो जो चेन आपको याद करनी पड़ेगी कि कौन किसको कौन कैसे एक्टिव करता है, ठीक है भाई। तो ये आपको याद रखना है, क्लियर है। ठीक है, अब देखो भाई सुनो, अब हुआ क्या, ये देखो ये चोट लग चुकी है। अब यहाँ पर जो है एक दूसरे को एक्टिव करेंगे। ये फैक्टर आपको याद रखने पड़ेंगे। तो उसके लिए ट्रिक याद रखना, फिर पिटाई तेरी करेंगे पापा, कैसे स्टार्ट पढ़ाई होगी फिर। तो क्या है कि लड़का है और वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, और जो है घर बैठा हुआ है और जो है ना कोच क्लास ले रहा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब उसकी बहन क्या बोलती है उससे कि जो ना तो तू पढ़ रहा है ना क्लास जा रहा है, फिर पिटाई तेरी करेंगे पापा। अब देख तेरी पिटाई कैसे होती है, जैसे तेरी जो है 10th में पिटाई हुई थी, अब 11th में भी पिटाई करेंगे तेरे पापा। अब देखना है ना, और फिर पिटाई तेरी करेंगे पापा, कैसे स्टार्ट पढ़ाई होगी फिर देखना तेरी पढ़ाई कैसे स्टार्ट होती है। आई बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब सुनो, अरे अब ध्यान देते हो हैं। अब उसके बाद अब देखो सुनो, फिर से ये उसके बाद यहाँ पर एक और ट्रिक, अगर ये नहीं समझ में आई तो एक और समझ लो, ठीक है। अगर किसी को कैंसर हो गया है तो फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर का अगर तुम्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए तो जल्दी से जल्दी प्लीज अराइव सून, जल्दी प्लीज अराइव सून एट चंद्रशेखर पुराना हॉस्पिटल फरीदाबाद का एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है चंद्रशेखर हॉस्पिटल। क्या नाम है, पुराना हॉस्पिटल कौन सा है बेटा, चंद्रशेखर पुराना हॉस्पिटल फरीदाबाद में है। ये कैंसर का हॉस्पिटल है, इसमें आप जल्दी आओ। हाँ, जल्दी जाओगे तो तुम जो है ठीक हो जाओगे। क्या हो जाओगे, कैंसर से ठीक हो जाओगे अगर तुम्हें कैंसर है तो, ठीक है। तो ये देखो याद रखना भाई, फाइब्रिनोजन फिर या फॉर से याद रख लो, प्रॉपर थ्रोम्बोप्लास्टिन ट्रीटमेंट, कैल्शियम का कैंसर, प्रोएस्लरीन प्लीज, ऐसे करके आप याद रख लेना, ठीक है। अब इसमें जो है ना एक ऐसा टोटल 13 फैक्टर है, ये सब 13 के 13 जो है प्रोटीनेशियस है एक्सेप्ट एक, जैसे अपन क्या कहते हैं फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। बोलो बेटा क्या कहते हैं, फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर कहते हैं। बोलो क्या कहा जाता है, फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है। तो यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट जो मेनली ये नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है कौन सा ऐसा फैक्टर है जो प्रोटीनेशियस नहीं है, तो आप बोलोगे फोर्थ, क्या नाम है, कैल्शियम। या कौन सा ऐसा फैक्टर है जो एक्टिव फॉर्म में ही मौजूद है, कैल्शियम। दूसरा, फिर आपसे पूछा कौन सा ऐसा फैक्टर है, टोटल कितने क्लॉटिंग फैक्टर है, तो आप बोलोगे 13। किससे बोलोगे, 13। फिर तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये बताओ कि ये जो क्लॉटिंग फैक्टर है बनाता कौन है, तो आप बोलोगे लिवर। कौन बनाएगा, लिवर। ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन सुनो, चौथा क्वेश्चन ये बोलेगा कि कौन सा ऐसा क्लॉटिंग फैक्टर है जो है ही नहीं, एक तरीके से नहीं माना जाता, कंसिडर नहीं किया जाता उसको, तो आप बोलोगे 6th। क्या बोलोगे, 6th। क्योंकि देखो एस्लरीन जो है एक्टिव फॉर्म है और प्रोएस्लिन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। कैसा फॉर्म है, तो 5th और 6th में कोई अंतर है नहीं। 5th एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म है और 6th क्या है, एक्टिव फॉर्म। हम क्या बोल रहे हैं, सारे क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, इनएक्टिव। क्या है, तो हम इसको क्यों माने, हम ये एक्टिव वाले को क्यों माने, ये तो 5th का ही एक्टिव फॉर्म है। 5th का एक्टिव फॉर्म क्या है, 6th है। आई बात समझ में, 5th का एक्टिव फॉर्म क्या है, 6th है। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है भाई, क्लियर है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है, जो इसमें नहीं है लेकिन वो जो है ये बनाने में मदद करता है, ये क्लॉटिंग फैक्टर लिवर को। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इनमें मौजूद नहीं है, इन 13 फैक्टर में मौजूद नहीं है, लेकिन इन सब क्लॉटिंग फैक्टर को बनाने में मदद करता है लिवर की। क्या ये लिवर बनाता है क्लॉटिंग फैक्टर, हाँ, कैल्शियम छोड़ के बाकी सब लिवर ही बनाता है, लेकिन उसकी मदद कौन करता है, विटामिन के। कौन करता है,
विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस फैक्टर, विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ दिस फैक्टर, क्लियर है। तो विटामिन के बहुत जरूरत होता है, ठीक है। और कौन सा ऐसा फैक्टर है जो लिवर में नहीं बनता? कैल्शियम, क्या आएगा? कैल्शियम। कौन सा ऐसा क्लॉटिंग फैक्टर है जो, ठीक है, कौन सा ऐसा क्लॉटिंग फैक्टर है जो इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद है और एक्टिव फॉर्म में भी मौजूद है? क्या आएगा? एसिलरीन, है ना। और अब कौन सा ऐसा क्लॉटिंग फैक्टर है जिसको हम नहीं मानते हैं, कंसिडर नहीं करते? सिक्स्थ क्लॉटिंग फैक्टर। क्या बोलोगे? सिक्स्थ क्लॉटिंग फैक्टर। कौन सा ऐसा क्लॉटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से हीमोफीलिया डिसीज हो जाती है? कौन सी डिसीज हो जाती है? AHG, एट्थ क्लॉटिंग फैक्टर। हीमोफीलिया डिसीज हो जाती है। कौन सी डिसीज होती है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक जो है रॉयल डिसीज है। कौन सी डिसीज है? रॉयल डिसीज है, याद रखना भाई, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भाई, सुनो। तो क्यों कहते हैं रॉयल डिसीज? क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया जो थी उसके बेटे को हुई थी। ये क्वीन विक्टोरिया का जो बेटा था, प्रिंस था, उसको एक डिसीज थी जिसका नाम था हीमोफीलिया, और ये रॉयल डिसीज कहलाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, ये जो एट्थ क्लॉटिंग फैक्टर होता है, कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर होता है? एट्थ। ये एट्थ क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है? मिसिंग होता है। क्या होता है? एट्थ क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग होता है। क्लियर है ये बात समझ में? अब यहां पर होता क्या है, सुनो। फिर एक और क्वेश्चन, जो क्लॉटिंग फैक्टर एट्थ है उसमें उसको रॉयल डिसीज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया के बेटे में हुई थी, इसलिए इसको रॉयल डिसीज कहते हैं। इस डिसीज में होता क्या है कि ये फैक्टर नहीं है, एट्थ फैक्टर नहीं है, तो एट्थ फैक्टर जो एक्टिवेट करता है दूसरे प्रोटीन्स को, वो भी एक्टिवेट नहीं होंगे, और फिर फाइब्रिनोजन भी एक्टिवेट नहीं होगा, तो क्लॉट ही नहीं बनेगा। तो क्लॉट नहीं बनेगा, इसमें क्लॉट नहीं बनेगा तो खून बहता जाएगा, खून बहता ही जाएगा। एक बार चोट लग गई तो उसको बिल्कुल अलग से ऐसा पालना होता, बिल्कुल सॉफ्ट चीजों में रखा जाता था, बिल्कुल सॉफ्ट, की जरा भी उसको चोट नहीं लगी, क्योंकि एक बार भी चोट लग गई तो खून रुकेगा ही नहीं, बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। फिर उसके लिए फिर एक इंजेक्शन आता था। इंजेक्शन में ब्लड में हम क्या करते थे? इंजेक्ट। फिर थोड़े टाइम बाद जब ऐसा पता पड़ा, क्योंकि सबसे पहले उसी में ही देखा गया था, ठीक है, सबसे पहले उसी में ही देखा गया था कि उसका खून बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है, तो फिर एक इंजेक्शन भरा। उस इंजेक्शन में हमने क्लॉटिंग फैक्टर एट्थ लिया, तो ये बहुत महंगा आता है, ये हर कोई नहीं ले सकता ऐसे, ठीक है। यार देखो, यार देखो, सुनो। तो वो इंजेक्शन लगा देते हैं, क्या कर देते हैं? इंजेक्शन लगा देते हैं, ठीक है। और इंजेक्शन लगाने के बाद वो क्लॉटिंग फैक्टर एट्थ जो है दूसरे क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कर देते हैं, और फाइब्रिनोजन भी एक्टिवेट हो जाता है, फाइब्रिन थ्रेड बन जाते हैं, क्लॉट बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लॉट बन जाता है। आई बात समझ में? तो इस ये हो पाता है। और मान के चलो इंजेक्शन नहीं अवेलेबल हो पाया, तो वो खून बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा, और बहता ही जाएगा। यहां पर ये बात समझ में आ गई? अब जरा आपको शॉर्ट में आप में दिया हुआ है, तो शॉर्ट में समझना जरा। इधर देखो, देखो शॉर्ट में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले साइट ऑफ इंजरी, मान के चलो शॉर्ट में इन्होंने क्या दिया है? 3 वाला 2 को करता है, और 2 वाला 1 को एक्टिव कर देता है। 1 यानी फाइब्रिनोजन, 1 यानी क्या है? फाइब्रिनोजन। 1 क्या है बोलो? फाइब्रिनोजन, ठीक है, क्लियर है। तो ये बात ध्यान रखना, बोलो भाई। 3 वाला किसको एक्टिव करेगा? 2 को। और 2 वाला किसको एक्टिव करेगा? 1 को। किसको एक्टिव करेगा? 1। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, चलो। तो अब ये बात ध्यान रखना भाई, 3 वाला 2 को एक्टिव करेगा, 2 वाला 1 को एक्टिव करेगा। उसको क्या कर दिया? शॉर्ट में कर दिया है। क्या कर दिया है? शॉर्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है? जरा देखो यहाँ पर, देखो ये डैमेज हो गई, चोट लग गई, टूट गई, ब्लड वेसल टूट गई। क्या हो गया? ब्लड वेसल। जब ब्लड वेसल टूट गई तो यहाँ पर जो है सबसे पहले प्लेटलेट यहाँ पर आ गई। कौन? प्लेटलेट सेल्स जो होंगी यहाँ पर गुच्छा बना लेंगी। क्या बना देंगी? और थोड़े टाइम के लिए रोक देंगी। थोड़े टाइम के लिए क्या कर देंगी? रोक देंगी। जैसे आपने अक्सर किया होगा कि भाई जो है कभी कपड़ा फट जाता है तो आप क्या करते हो? एक पिन आती है, सेफ्टी पिन लगा देते हो थोड़े टाइम के लिए। क्या वो सेफ्टी पिन परमानेंट रहती है क्या? नहीं, टेम्परेरी लगाते हो। फिर उसके बाद क्या करवा देते हो? स्टिचिंग करा देते हो। क्या करा देते हो? स्टिचिंग। तो जैसे आपने सेफ्टी पिन लगाई यानी टेम्परेरी आपने लगा दिया। तो टेम्परेरी कौन सा है? प्लेटलेट प्लग। टेम्परेरी कौन सा है? उसके बाद जो है यहाँ पर है ना, एक तरीके से स्टिचिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्टिचिंग हो जाएगी। किसके द्वारा स्टिचिंग हो जाएगी? फाइब्रिन के द्वारा। किसके द्वारा? फाइब्रिन के द्वारा जो है क्लॉट हो जाएगा। इसको फाइब्रिन क्लॉट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? फाइब्रिन क्लॉट कहते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये बात ध्यान रखना भाई।
ठीक है, इसको फाइब्रिन क्लॉट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर होता क्या है कि सबसे पहले आपको चोट लगी, साइट ऑफ इंजरी, जब चोट लगी तो वहां पर जो है प्लेटलेट्स का क्या बन गया, गुच्छा बन गया, प्लेटलेट प्लग बन गया। क्या बन गया? प्लेटलेट प्लग। क्या बन गया? प्लेटलेट प्लग बना। और प्लेटलेट प्लग जो है एक रिलीज करता है फैक्टर, जिसका नाम क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन सा फैक्टर रिलीज करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर रिलीज करेगा जब प्लेटलेट प्लग बन जाएगा। जब प्लेटलेट प्लग बन गया तो कौन सा फैक्टर रिलीज होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन किसको एक्टिवेट करेगा? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो होता है ये कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है? थर्ड। कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है? थर्ड। ठीक है, ये थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर है एक तरीके से। तो अब जो है, अब उसके बाद जो है यहाँ पर जो है थ्रोम्बोकाइनेस, थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या बनाएगा? थ्रोम्बोकाइनेस। क्या बना देगा? थ्रोम्बोकाइनेस। और थ्रोम्बोकाइनेस क्या करेगा? सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कर देगा। क्या कर देगा? सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर को क्या कर देगा? एक्टिवेट करेगा। देखो, ठीक है, देखो थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है? थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर है। इस थर्ड क्लॉटिंग फैक्टर ने क्या किया? सेकंड वाले इनएक्टिव को किस में कन्वर्ट कर दिया? सेकंड वाले एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। सेकंड वाले एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया। और जब सेकंड वाला एक्टिव हो गया तो सेकंड वाले एक्टिव थ्रोम्बिन ने क्या कर दिया? फर्स्ट वाले इनएक्टिव को, फर्स्ट वाले इनएक्टिव को किस में कन्वर्ट कर दिया? फर्स्ट वाले एक्टिव में। फर्स्ट वाले एक्टिव में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो देखो थर्ड वाले ने किसको एक्टिवेट कर दिया? सेकंड वाले को। और सेकंड वाले ने किसको एक्टिवेट कर दिया? फर्स्ट वाले को। और फर्स्ट वाले ने क्या बना दिया? फाइब्रिन क्लॉट। क्या बना दिया? फाइब्रिन क्लॉट बना दिया। फर्स्ट वाले ने क्या बना दिया? ये स्टिचिंग कर दी। क्या कर दी? ब्लड वेसल जो फूट गई थी, जो ब्लड वेसल में छेद हो गया था, उसको क्या कर दी? उसकी स्टिचिंग कर दी। क्या कर दी भाई? स्टिचिंग कर दी। क्लियर है? बात समझ में आ गया? अब ये थर्ड वाले को एक्टिवेट किसने किया? या थर्ड वाले को रिलीज किसने किया? प्लेटलेट ने। किसने रिलीज किया? प्लेटलेट ने, प्लेटलेट प्लग ने। तो आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है। क्या बताया? ये जो प्लेटलेट प्लग है, ये प्लेटलेट प्लग दिख रही है, प्लेटलेट प्लग कुछ नहीं है, प्लेटलेट्स के सेल्स का गुच्छा है। प्लेटलेट के सेल का क्या है? ठीक है, प्लेटलेट के सेल का गुच्छा है, उसको कहेंगे प्लेटलेट प्लग। क्या कहेंगे? प्लेटलेट प्लग जो है क्या निकालेगा? थर्ड। क्या निकालेगा? थर्ड। थर्ड वाला किसको एक्टिवेट करेगा? सेकंड वाले को एक्टिव करेगा। फिर सेकंड वाला जब एक्टिव हो जाएगा तो फिर सेकंड वाला किसको एक्टिवेट करेगा? फर्स्ट वाले को एक्टिव करेगा। जब फर्स्ट वाला एक्टिव हो जाएगा तो क्या बना दिया जाएगा? फाइब्रिन क्लॉट। क्या बना दिया जाएगा? फाइब्रिन क्लॉट। ये आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ये वाली चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्लियर है? आप ये ऐसे याद करो, चाहे आप ऐसे याद कर लो, बात एक ही है। आप डायरेक्ट आपको नाम याद आ रहे हो तो ठीक, नहीं तो आप ऐसे लिख देना प्लेटलेट प्लग रिलीज, प्लेटलेट प्लग रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर। बोलो, प्लेटलेट प्लग रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर थर्ड एक्टिवेट सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर सेकंड एक्टिवेट फर्स्ट एक्टिवेट फाइब्रिन क्लॉट, फर्स्ट एक्टिवेट फाइब्रिन क्लॉट। क्लियर है? अब सुनो, अब एक बार इसको और पढ़ लेते हैं। देखो एक्चुअल में क्या है, ये शॉर्ट में तो आप ऐसे लिखोगे कि प्लेटलेट प्लग ने रिलीज किया क्लॉटेड नंबर थर्ड ने सेकंड को एक्टिव किया, सेकंड वाले ने फर्स्ट को एक्टिव कर दिया, और फर्स्ट वाला जो एक्टिव था जो है उसने फाइब्रिन बना दिया, क्लॉट बना दिया। ये तो आप इसको शॉर्ट में लिखोगे, लेकिन लॉन्ग में अगर आप देखोगे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऐसे लिखना, सबसे पहले इंजरी की साइट हुई है, जहां पर इंजरी हुई है, चोट लगी हुई है, वहां पर जो प्लेटलेट्स हैं वो क्या रिलीज करेंगे? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर थर्ड रिलीज करेंगे। क्लॉटिंग नंबर फैक्टर नंबर थर्ड कैसे एक्टिवेट करता है सेकंड को? तो वो एक एंजाइम निकालता है जिसका नाम क्या होता है? थ्रोम्बोकाइनेस। तुम्हें कैसे पता है ये एंजाइम है? तो देखो आखिरी में एस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो थ्रोम्बोप्लास्टिन एक एंजाइम की मदद से सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर को फर्स्ट में क्या कर देता है? सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर जो इनएक्टिव है उसको सेकंड एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है? अब जरा इसको देखो, ठीक है। तो थ्रोम्बोकाइनेस और कैल्शियम, ये दो चीजें मिलकर के प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देती हैं? थ्रोम्बिन में। सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर जो इनएक्टिव है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, और जैसे ही सेकंड एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा तो थ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर दिए? थ्रोम्बिन जो है वो फर्स्ट इनएक्टिव फाइब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट कर देगी? ठीक है, फाइब्रिन में। क्योंकि ये फाइब्रिनोजन जो है ना ब्लड में घुल जाता है, फिर फाइब्रिनोजन ब्लड में घुल जाता है, तो फिर जब घुल ही जाएगा ब्लड में तो ब्लड आएगा, बांध के चलो ब्लड है, ब्लड में घुल गया पूरा का पूरा।
ठीक है, पूरा का पूरा ब्लड में घुल गया ये, तो फिर क्या मतलब रहा, पूरा का पूरा ये जो आपको दिख रही है ये घुल ही गया पूरा ब्लड में, तो यहाँ पर क्लॉट बना रहेगा, नहीं बना रहेगा, कोई मतलब ही नहीं है। तो जो सॉल्यूबल है उसको क्या कर दिया जाता है, इनसॉल्यूबल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इनएक्टिव को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक्टिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये जो फाइब्रिन जो होता है, ये जो धागा है, फाइब्रिन जो धागा है, इस पे जो है यहाँ पर जो है डेड आरबीसी, कौन, डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो मुझे एक बात बताओ, ये धागा एक तरीके से, क्या धागे में भी गैप रह जाएगा, बोलो धागा लग गया इस तरीके से, धागा हमने ऐसे धागे से हमने स्टिचिंग कर दी, लेकिन इसमें फिर भी गैप है, तो इनको कौन भर देगा, मरे हुए आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो होंगे वो इन गैप को क्या कर देंगे, वो इनको और भी भर देंगे, तो बिल्कुल एकदम टाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकदम बिल्कुल, अब इसमें से इम्परिमेबल हो जाएगा, इसमें से खून नहीं निकलेगा बाहर। क्या इनमें से खून बाहर निकल जाएगा, इसमें से नहीं निकलेगा, इसमें से खून बाहर नहीं निकलेगा। तो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, क्या हो गया। और शॉर्ट मेथड तुम्हें पता ही है, ब्लड ये वाला, आप ये वाला याद रख लो, आप ये वाला याद कर लो कि प्लेटलेट जो प्लग होगा वो कौन सा फैक्टर रिलीज करेगा, थर्ड वाला किसको एक्टिवेट कर देगा, सेकंड वाले को, सेकंड वाला किसको एक्टिवेट कर देगा, फर्स्ट वाले को, और क्या बन जाएगा, फाइब्रिन क्लॉट बन जाएगा। क्लियर है, आप ये वाला याद कर लो। देखो यहाँ पर आप याद रखना, आपको कैसे पहचानोगे ये इनएक्टिव है, या तो आगे प्रो लगा होगा तो समझ जाना वो इनएक्टिव है, या फिर पीछे क्या लगा रहेगा, ओजन लगा रहेगा, तो आप समझ जाना इनएक्टिव है। तो दो चीजों से पता लगा सकते हो कि ये इनएक्टिव चीज है, या तो क्या लगा रहेगा, प्रो लगा रहेगा, या फिर क्या लगेगा, ओजन। मुझे बताओ थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव है या इनएक्टिव है, ना तो आगे प्रो लगा है ना पीछे ओजन लगा है, इसका मतलब कैसा है, ये एक्टिवेटेड है। ये आई बात समझ में, बताओ फाइब्रिन एक्टिव है या इनएक्टिव है, ना तो आगे प्रो लगा है ना पीछे ओजन लगा है, तो यानी कैसा है, ये एक्टिव है। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इनएक्टिव और एक्टिव के बीच में पता लगा सकते हो। आप बताओ प्रो एसिलरीन और एसिलरीन, प्रो एसिलरीन और एसिलिन कौन सा एक्टिव है कौन सा इनएक्टिव है, जरा बताओ। एसिलरीन क्या हो जाएगा, एक्टिव, क्योंकि इसके ना आगे प्रो लगा है ना पीछे ओजन लगा है, तो ये कैसा हो जाएगा, एक्टिव। और इसके आगे प्रो लगा दिया यानी क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से ब्लड, देखो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि ब्लड जो फाइब्रिन क्लॉट होता है उसमें आरबीसी, मरे हुए आरबीसी, मरे हुए डब्ल्यूबीसी और मरे हुए प्लेटलेट्स वगैरह सब ऐसे ऐसे रहता है बिल्कुल। और ये देखो ये ब्लड वेसल थी, ये ब्लड वेसल में से ब्लड निकल रहा है, खून निकल रहा है, बाद में क्या हो गया, बंद हो गया, बाद में क्या हो गया, बंद हो गया। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो अब जो है अपन पढ़ रहे हैं ब्लड ग्रुपिंग, क्या पढ़ रहे हैं, ब्लड ग्रुपिंग। एयर देखते जाओ भाई, सुनो। ब्लड ग्रुपिंग की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये एक कार्ल लैंड स्टीनर, ये कार्ल लैंड स्टीनर जो था, इसी ने ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बताया है कि आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन मौजूद होते हैं। आरबीसी की सरफेस पर क्या मौजूद होते हैं, एंटीजन। ये लिपिड ग्लाइकोप्रोटीन के एंटीजन मौजूद होते हैं। और अगर यहाँ पर ए एंटीजन मौजूद है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन मौजूद है तो बी ब्लड ग्रुप, ए और बी दोनों मौजूद है तो ए बी ब्लड ग्रुप, और कोई भी एंटीजन मौजूद नहीं है तो जीरो या ओ ब्लड ग्रुप। आई बात समझ में, तो बात ध्यान रखना, ठीक है। वो बताएंगे, आप नेगेटिव पॉजिटिव निकालना है तो आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव से बताएंगे, ठीक है, उससे निकालेंगे। इधर देखते जाओ। अब इसने जो है दो प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ, तो ये आपको बताएगा 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। और अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव जानना है तो उसके लिए आपको आर एच ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, आर एच ग्रुपिंग। तो 2 प्रकार की ग्रुपिंग हो गई, एक एबीओ ग्रुपिंग जिसमें आता है ए बी और ओ, और आर एच ग्रुपिंग में आता है नेगेटिव और पॉजिटिव। क्या आता है, तो ये दोनों जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये किसने बनाए थे, लैंड स्टीनर, ठीक है। किसने बनाए थे, ये किसने डिस्कवर किया, कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो यार देखो, तो यहाँ पर अगर मान के चलो एंटीजन ए मौजूद है आरबीसी की सरफेस पर, तो एंटीबॉडी बी बनेगी। एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, बी, ब्लड में, ठीक है। तो ये मैं आपको बताता हूँ, यार देख लो। यार देखते जाओ भाई, सुनो। हाँ, पर अगर यहाँ पर ये देखो, ये ब्लड है, ब्लड दिख रहा है सबको, ब्लड वेसल दिख रही है, ब्लड वेसल दिखी। अब ब्लड वेसल में देखो, ब्लड वेसल में एक तो होता है आरबीसी, क्या होती है, आरबीसी होती है, और दूसरी कौन सी क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा। क्या होता है, ये रहा ब्लड प्लाज्मा, व्हाइट से येलो कलर में होता है, इसको क्या कहेंगे अपन, ब्लड प्लाज्मा। क्या कहेंगे, ब्लड प्लाज्मा। तो अब ये आरबीसी है, आरबीसी की सरफेस पर अगर एंटीजन ए है, आरबीसी की सरफेस पर क्या मौजूद है, एंटीजन ए,
तो मैं यहां पर दिखा रहा हूं, ये देखो, ये कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन। कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन। दिख रहा है ए एंटीजन, ए एंटीजन दिख रहा है सबको। हाँ, तो ये जो ए एंटीजन अगर मौजूद होगा तो आर यहाँ पर ब्लड जो प्लाज्मा होगा उसमें कौन सी एंटीजन होगी, एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी कौन सी मौजूद होगी, बी मौजूद होगी, ठीक है। या फिर उसको बी, स्मॉल बी से लिख भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ये एंटीबॉडी वाई शेप की होती हैं। एंटीबॉडी किस शेप की होती हैं, वाई शेप की होती है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो एंटीबॉडी का शेप क्या होगा, वाई शेप। क्लियर है। और सुनो, अगर एंटीबॉडी यहाँ पर, एंटीबॉडी अगर बी एंटीजन अगर बी मौजूद हो, एंटीजन क्या मौजूद हो, बी मौजूद हो, ठीक है। एंटीबॉडी क्या मौजूद, एंटीबॉडी एंटीजन कौन सा मौजूद है आरबीसी की सरफेस पर, तो याद रखना आरबीसी की सरफेस पर, आरबीसी की सरफेस पर मौजूद होता है एंटीजन। क्या मौजूद होता है, एंटीजन मौजूद होता है। आरबीसी की सरफेस पर क्या मौजूद होता है, एंटीजन मौजूद होता है। और ठीक है, और दूसरा ब्लड प्लाज्मा में क्या होती है, एंटीबॉडी। ब्लड प्लाज्मा में क्या मौजूद होती है बेटा, एंटीबॉडी। क्लियर है बात। ब्लड प्लाज्मा में क्या मौजूद होती है, एंटीबॉडी मौजूद होती है। क्लियर है बात, समझ में आ गई। ठीक है भाई, आई बात समझ में, कर लोगे। ये चार्ट है, यार देखो जो यहाँ पर जो है इससे आपको पता पड़ जाएगा और आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर एंटीजन ब्लड ग्रुप अगर ए है, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन। बोलो, जैसा ब्लड ग्रुप वैसा एंटीजन। एंटीजन कहाँ मौजूद होते हैं, आरबीसी की सरफेस पर, और एंटीबॉडी कहाँ मौजूद होती है, प्लाज्मा। समझ में आ गया। एंटीजन कहाँ मौजूद होते हैं, आरबीसी की सरफेस पर, और एंटीबॉडी कहाँ मौजूद होती है, प्लाज्मा में, लिक्विड में। कहाँ पर, लिक्विड में। क्लियर है। तो यहाँ पर बेटा आप सुनो, तो यहाँ पर जो है ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप जो होता है वो कैसे पता लगाओगे, एंटीजन से। कैसे पता लगाओगे, एंटीजन से। अगर एंटीजन जो आरबीसी के सरफेस पर है अगर ए है तो ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा, ए। अगर एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर बी है तो ब्लड ग्रुप भी क्या हो जाएगा, बी। और अगर एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद है आरबीसी की सरफेस पर, दोनों मौजूद हैं, क्या मौजूद है, दोनों मौजूद हैं, ए और बी दोनों, तो उसको क्या कहेंगे, ए बी। और कोई भी एंटीजन मौजूद ही नहीं है, बिल्कुल खोखला पड़ा हुआ है मामला, तो उसको क्या कहेंगे, ओ। क्या कहेंगे, ओ कहेंगे। क्लियर है। अब सुनो, अगर ए की, बिल्कुल ये देखना, ए की दुश्मनी होती है, एंटीजन की दुश्मन होती है एंटीबॉडी। एंटीजन का दुश्मन कौन होता है, तो बताओ एंटीजन ए का दुश्मन कौन सा हो जाएगा, एंटीजन, एंटीबॉडी ए। एंटीजन ए का दुश्मन कौन होगा, एंटीबॉडी ए। तो देखो हम दुश्मन को रखेंगे क्यों साथ में, एक ही घर में रखेंगे क्या। एंटीजन ए का दुश्मन कौन होगा, एंटीबॉडी ए। एंटीजन ए का दुश्मन होगा एंटीबॉडी ए, और एंटीजन बी का दुश्मन कौन होगा, एंटीबॉडी बी। तो हम साथ में रखेंगे नहीं, एंटीजन ए के साथ रखेंगे एंटीबॉडी बी, क्या रखेंगे, और एंटीजन बी के साथ क्या रखेंगे, एंटीबॉडी ए, क्या रखेंगे, एंटीबॉडी ए। क्लियर है, बात समझ में आ गई। और अब जब दोनों मौजूद हैं, ए है तो एंटीजन ए मौजूद है तो एंटीबॉडी ए मौजूद नहीं रख सकते, एंटीजन बी मौजूद है तो एंटीबॉडी बी नहीं रख सकते, तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं है, नील। तो कौन सी ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें कोई एंटीबॉडी होती नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, लिखोगे ए बी। क्वेश्चन समझ में आ गया। कौन सी ऐसा एंटीजन है जिसमें कोई ब्लड होती नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, ए और बी। ठीक है, ए बी। अभी बताता हूँ, इधर देखो सुनो। तो दूसरा आपसे पूछा ये जाएगा, ठीक है। ये फायदा रहता है इससे कि आप कोई भी ब्लड ग्रुप ले सकते हो। इसका ये फायदा है कि ए बी ब्लड ग्रुप कोई भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। अगर ए बी ब्लड ग्रुप फैल गया, एक्सीडेंट हो गया, खून निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपातकालीन में जो ब्लड मिल जाए वो ले ले। ठीक है, वैसे तो कोशिश ये करो कि अगर ए बी है तो ए बी ब्लड ग्रुप ही लो, लेकिन अगर नहीं मिल रहा कोई बात नहीं है, कोई भी ब्लड ग्रुप ले लो। ठीक है, अब बात करते हैं, हाँ, तो क्योंकि कोई एंटीजन है, एंटीबॉडी है ही नहीं है, कोई मारने वाला ही नहीं है अंदर। ठीक है, इधर देखो सुनो। अब सुनो, दूसरी बात, ओ ब्लड ग्रुप है। कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप मौजूद है। ओ ब्लड ग्रुप जो है उसमें कोई एंटीजन होगा ही नहीं, कोई एंटीजन। जब एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी ए भी मौजूद होगी और एंटीबॉडी बी भी मौजूद होगी। तो जब कोई एंटीजन ही नहीं है तो आप इस ब्लड को क्या दे सकते हो, किसी को भी डोनेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो। जिसका भी ओ ब्लड ग्रुप है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप हो, तो डोनेट करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, तो बात ध्यान रखना भाई, वो अपन पढ़ेंगे बाद में कि ओ
अगर ओ में भी ओ नेगेटिव हो, पहले तो जीरो और फिर नेगेटिव, और ए भी क्या हो जाए, ए भी पॉजिटिव, तो ये ए भी पॉजिटिव सबसे ले सकता है और ओ नेगेटिव सबको दे सकता है, ओ नेगेटिव सबको और ए बी पॉजिटिव सबसे ले सकता है। ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया। ये क्या हो गया, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या हो गया, यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया। ठीक है, क्लियर है ये बात। और दूसरा कौन सा हो गया, जीरो कौन सा हो गया, ओ वाला कौन सा हो गया, ओ नेगेटिव कौन सा हो गया, यूनिवर्सल डोनर। कौन सा मौजूद हो गया, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, इधर देखो, ये कौन सा हो गया, ओ नेगेटिव कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, यूनिवर्सल 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 डोनर। और ये कौन सा हो गया, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। कौन सा मौजूद हो गया, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। नहीं, तो यहां पर ओ नेगेटिव क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, इधर देखो, और यहां पर ये क्या हो गया, ये ए बी पॉजिटिव क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। चलो उसको लिख लो। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये कौन किसको डोनेट कर सकता है, कौन किससे ले सकता है, ये भी अपन पढ़ेंगे। दूसरा क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जैसे मान के चलो ए और बी ब्लड ग्रुप मिल गए, क्या मिल गए, ए और बी ब्लड ग्रुप मिल गए, तो जो है इस तरीके से जो ब्लड ग्रुप है ना, एक अगर अपन ने दो ब्लड ग्रुप को मिला दिया तो वहां पर है ना, ये इस तरीके से ब्लड क्लम्प बन जाएंगे, ये आरबीसी जो होंगी, ये आरबीसी के गुच्छे बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, इसको कहते हैं क्लम्पिंग। क्या कहते हैं, क्लम्पिंग, या फिर एग्लूटिनेशन। क्या कहते हैं, एग्लूटिनेशन। और मुझे बताओ, जब ये गुच्छे बन जाएंगे तो बताओ ब्लड वेसल में फैल, जो है ब्लड वेसल में जा पाएंगे क्या, नहीं। ये जैसे ये मान के चलो, ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल दिख रही है, यार देखो, ये ब्लड वेसल है, दिख रही है ब्लड वेसल दिखी। ब्लड वेसल के अंदर जब इतने बड़े बड़े क्लम्प बन जाएंगे आरबीसी के, तो ये जो है हाँ गाढ़ा हो जाएगा ब्लड, और है ना आगे ब्लड मूव ही नहीं हो पाएगा, आगे ब्लड मूव ही नहीं हो पाएगा, बहुत गाढ़ा हो जाएगा ब्लड और ये आगे मूव नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में, इस प्रोसेस को कहते हैं क्लम्पिंग। क्या कहते हैं, ऐसा क्यों हुआ जरा समझना। इधर देखो, उदाहरण के तौर पे बता देता हूं, सुनो। यहां पर जो है ये ब्लड ग्रुप ए है। कौन सा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए है। तो ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन मिलेगा, आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए। कौन सा मिलेगा, एंटीजन ए मिलेगा। और जब मैंने मिक्स किया, मैंने यहां पर ले लिया ब्लड ग्रुप बी। क्या ले लिया, ब्लड ग्रुप बी। ब्लड ग्रुप बी के अंदर क्या मिलेगा, एंटीजन, एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी, एंटीबॉडी ए मिलेगी। कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी, ए, एंटीबॉडी ए मिलेगी। तो क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या कर जाएंगी, ब्लड ग्रुप बी में कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी, एंटीबॉडी ए। और ब्लड ग्रुप ए, ये ब्लड ग्रुप ए है। क्लियर है, ब्लड ग्रुप ए में सुनो, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए मिलेंगे। कौन से मिलेंगे, एंटीजन ए, ठीक है, एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, ठीक है। और ब्लड ग्रुप बी में क्या होगा, एंटीजन कौन सा मिलेगा, बी। एंटीजन कौन सा मिलेगा, बी। कहां पर मिलेगा एंटीजन, आरबीसी पर। आरबीसी पर कौन सा एंटीजन मिलेगा, बी। और एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी, बोलो भाई, एंटीबॉडी कौन सी मिलेगी, ए, एंटीबॉडी ए मिलेगी। तो ये एंटीबॉडी जो ए है, ये वाली जो एंटीबॉडी ए है, वो एंटीबॉडी ए किसके साथ रिएक्ट कर जाएगी, एंटीबॉडी ए एंटीजन ए के साथ रिएक्ट कर जाएगी। एंटीजन ए के साथ क्या कर जाएगी, रिएक्ट कर जाएगी। और जब ये आपस में रिएक्ट कर जाएगी तो ये इस तरीके से गुच्छा बन जाएगा। एक एंटीबॉडी ने देखो बहुत सारे सेल्स को मिला दिया है, और भी बहुत सारे सेल्स होंगे, मिल जाएंगे और गुच्छा सा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गुच्छा सा मिल जाएगा। आई बात समझ में, तो ठीक है, हाँ, तो ये गुच्छा बन जाएगा एक तरीके से। ठीक है, उसे कहते हैं क्लम्पिंग। क्या कहते हैं, क्लम्पिंग कहा जाता है। आई बात समझ में, ठीक है, बात समझ में आ गई। जब दो ब्लड ग्रुप मिला लोगे तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी मिल जाएंगे। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है भाई कि यहाँ पर ये कौन सा है, एंटीबॉडी बी है,
एंटी ब्लड ग्रुप बी है, ब्लड ग्रुप बी में आरबीसी कौन से होंगे, आरबीसी कौन से होंगे, एंटीजन बी वाले, कौन से वाले होंगे, एंटीजन बी वाले। और इस वाले में कौन से मौजूद हैं, ब्लड ग्रुप ए में कौन मौजूद है, एंटीबॉडी बी। समझ में आ गया, क्लियर है। कहने का मतलब ये है बस कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, हाँ तो ये देखो ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, और दूसरा कौन सा ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप बी। इसमें क्या कौन होगा, ब्लड ग्रुप ए में क्या होगा, एंटीजन ए और एंटीबॉडी, एंटीबॉडी बी। और ब्लड ग्रुप बी में क्या होगा, एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए। ठीक है, तो ये वाला इससे मिक्स हो जाएगा और ये वाला इससे मिक्स हो जाएगा, तो ये जो है एग्लूटिनेशन कहलाएगा। क्या कहलाया जाएगा, एग्लूटिनेशन, या ऐसे क्या कहेंगे, क्लम्पिंग। ठीक है, चिपक जाना, ग्लू यानी, ग्लू यानी क्या होता है, चिपक जाना। आपस में जो है इस तरीके से जो एंटीजन है और एंटीबॉडी आपस में जुड़ जाएंगे, एंटीजन एंटीबॉडी क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। ये एंटीजन है, ये एंटीजन है, ये आपस में आरबीसी बहुत सारे जुड़ जाएंगे। ये देखो ये एंटीजन रहा, उसने आरबीसी बहुत सारे जोड़ दिए। आई बात समझ में। फिर ये एंटीजन था, ये एंटीबॉडी थी, इसने और भी बहुत सारे आरबीसी जोड़ दिए। ये एंटीबॉडी थी, इसने भी और बहुत सारे आरबीसी जोड़ दिए। ठीक है, ये एंटीबॉडी थी, ठीक है, इसने भी बहुत सारे आरबीसी से जोड़ दिए, तो एक गुच्छा सा बन गया, इसको कहते हैं एग्लूटिनेशन। क्या कहेंगे, एग्लूटिनेशन। तो ये देखो ओ नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव क्या कहलाया जाएगा, ठीक है, ठीक है, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव और दूसरा ए बी पॉजिटिव, ये क्या हो जाएंगे, ए बी पॉजिटिव क्या, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, और ओ नेगेटिव क्या, यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। चलो लिख लो उसको। ये देखो ओ ग्रुप पर्सन, ओ नेगेटिव ग्रुप पर्सन आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर एज दे कैन डोनेट पर्सन, एज दे कैन डोनेट ब्लड टू पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप। और ए बी ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये किस ए बी ब्लड ग्रुप किससे भी ले सकता है। मान के चलो चोट लग गई है, खून बह गया बहुत सारा, अगर उसका ब्लड ग्रुप हुआ और उसको खून चाहिए, क्या चाहिए, खून चाहिए। अगर उसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी पॉजिटिव है, तो वो किससे भी खून ले लेगा, क्योंकि वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। क्या है वो, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, लेने वाला है, वो किससे भी ले लेगा। आई बात समझ में। और अगर मान के चलो, अगर जो है ये डोनर है ओ नेगेटिव, किसी का भी ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव हो तो बहुत रेयर है, तो ये ओ नेगेटिव बहुत रेयर ब्लड ग्रुप होता है। तो जिसका भी हो उससे दोस्ती बना के रखना चाहिए। क्या बना के रखना चाहिए, दोस्ती बना के रखना चाहिए कभी भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं जो था, मैं तो वही हल्के यही लिख देता था, बी पॉजिटिव। ठीक है, हर बार यही लिख देता था। 9th 10th 8th 9th 10th कभी चेक नहीं कराया, और जो है 11th 12th नहीं, डायरेक्ट क्या लिख देता, बी पॉजिटिव लिख देता था मैं। ठीक है, अब सुनो, जब वहां पर आप जब एमबीबीएस में जाओगे तो आपको पहले साल में ही पहला जो एक्सपेरिमेंट होगा, और वो भी किस सब्जेक्ट में, उसका नाम होगा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का एक्सपेरिमेंट होगा। फिजियोलॉजी का पहला एक्सपेरिमेंट ही इससे चालू होगा, ब्लड ग्रुप निकालना। तो आपको ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप लेंगे और जो है ब्लड लेकर के चेक करेंगे। ठीक है, आप पता खुद लगाओगे, आप खुद टेस्ट करोगे कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है। तब मैंने अपना टेस्ट किया और फिर उसके बाद देना मुझे पता पड़ा कि मेरा ओ जो है पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है। क्लियर है, बात समझ में आई। फिर उसके बाद जब मेरे को पता पड़ गया, तो मेरी बहन, जब उन्होंने कॉलेज भी पार कर दिया था, क्योंकि वो साइंस बैकग्राउंड से नहीं थी, उन्होंने कॉलेज पार कर दिया था, उसके बाद उन्होंने करवाया, और उनका भी ओ जो है उनका भी ओ पॉजिटिव आया। फिर आई बात समझ में। देखो ऐसा क्यों होता है, ये भी मैं आपको बता ही देता हूं। देखो सुनो भाई,
यहां पर जैसे मान के चलो किसी का ब्लड ग्रुप, चलो खड़े हो जाओ रितेश। तो यहां पर अगर आप देखोगे, मान के चलो ये किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, और उसको मैंने किसको दे दिया, ओ नेगेटिव है, और उसको मैंने किसको दे दिया, ए को, किसको दे दिया, ए को। अब ए वाला जो ब्लड ग्रुप है उसके पास क्या होगा, आरबीसी रहेंगी, और आरबीसी पर क्या रहेगा, ए एंटीजन, क्या रहेगा, ए एंटीजन ए, और एंटीबॉडी कौन सी रहेगी, एंटीबॉडी बी, ये लिख दिया एंटीबॉडी बी, किसी को कोई दिक्कत, ये एंटीबॉडी है, ये बी हो गई एंटीबॉडी बी, और ये आरबीसी के सरफेस पर कौन सा एंटीजन लगा हुआ है, ए, ठीक है। अब ओ नेगेटिव है तो इसमें क्या रहेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या रहेंगी, कौन सी रहेंगी, ए एंड एंटीबॉडी बी, ठीक है, ठीक है भाई। और एंटीजन नहीं होगा, कोई एंटीजन नहीं होगा, आरबीसी खाली पड़ी है। जब मैं ब्लड दूंगा, ओ ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव जब ये ब्लड देगा ए को, तो मुझे बताओ बी एंटीबॉडी जो है, देखो एंटीबॉडी ये भी है, एंटीबॉडी ये भी है, ठीक है, इधर लिख देता हूं, ये एंटीबॉडी बी और ये एंटीबॉडी ए। देखो इधर देखते जाना भाई, एंटीबॉडी इधर देख लो, एंटीबॉडी बी है और यहां पर एंटीबॉडी क्या है, बी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंटीबॉडी एंटीबॉडी बी में, ठीक है, इस कुछ नहीं होगा, बढ़िया रहेंगे। एंटीबॉडी बी और एंटीबॉडी ए, इसमें भी कोई पंगा नहीं है, ये भी बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। एंटीजन ए, ठीक है, और कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है, कोई भी एंटीजन नहीं है, ठीक है। अब बता रहा हूं मैं, इधर देखते जाना, यार देख लो, सुनो, इस ओ नेगेटिव है, अगर कोई ओ नेगेटिव है तो इसकी आरबीसी की सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं होगा, और एंटीबॉडी भी बनेगी ही नहीं, समझ में आया। एंटीबॉडी भी बनती तब है एंटीबॉडी जब दूसरे का एंटीजन आए, समझ में आएगा। तो इसके अंदर कोई एंटीबॉडी है ही नहीं है, तो ये आरबीसी खोखली है सिर्फ। क्या मैं आरबीसी खोखली दे सकता हूं, क्या ये आरबीसी खोखली वाली दे सकता हूं, आई बात समझ में। लेकिन अगर सोचो मैं अगर ओ नेगेटिव ले लेता, ओ सॉरी ओ पॉजिटिव ले लेता, क्या ले लेता, ओ पॉजिटिव, तो आरबीसी तो होती और इस पर क्या होता, एंटीजन पॉजिटिव जो है, ये देखो वो भी दे सकता हूं, ओ पॉजिटिव वाले को भी दे सकता हूं। लेकिन अगर मान के चलो मैंने ले लिया ए बी, क्या ले लिया, ए बी ले लिया, तो यहां पर आरबीसी है, आरबीसी पर क्या रहेगा, एंटीजन ए और एंटीजन बी, एंटीबॉडी कोई रहेगी नहीं, ठीक है। अब ए बी वाले ए बी वाला ब्लड ग्रुप मैंने किसको दे दिया, ए को, किसको दे दिया, ए को, क्योंकि यहां पर एंटीजन मौजूद है, वहां पर एंटीबॉडी भी मिलेगी मिलेगी, समझ रहे हो। तो ये क्या करेंगी, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगी, एंटीबॉडी ए, ये वाले एंटीजन ए को क्या कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये बात यहां पर लिखी हुई है, देखो ये बात यहां पर नहीं, ये देखो ये लिखी हुई है, इधर देखो, देखो सुनो, एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज जो होती हैं तब बनती हैं जब एंटीजन आता है, इट इंड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज तब बनती हैं जब कोई एंटीजन आता है, जब कोई एंटीजन आता है, आई बात समझ में, जब कोई एंटीजन आता है तब एंटीबॉडी बनती है, अन्यथा एंटीबॉडीज नहीं बनेगी। कहने का मतलब ये है कि मान के चलो, सुनो यह देखो, ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव, कौन सा ब्लड ग्रुप है, या ए ब्लड ग्रुप है मान के चलो, तो अब ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन तो होगा ही होगा, ए तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन इसमें एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, एंटीबॉडी बी तब बनेगी जब
जब कोई बी एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप डाल दोगे आप, जब कोई बी एंटीजन वाला ब्लड ग्रुप इसमें डाल दोगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी बी बन जाएगी उसके अगेंस्ट। हाँ समझ में आया? अगर वो ब्लड ग्रुप तुमने डाला बी वाला तब उसके केस में क्या बन जाएंगी? एंटीबॉडी बन जाएंगी। याद आई बात? समझ में आ गई? क्लियर है बात? ऐसे नहीं बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। मान के चलो कोई, जैसे कोई ब्लड ग्रुप है, किसी का ब्लड ग्रुप है बी, क्या ब्लड ग्रुप है, तो उसमें एंटीजन भी कौन सा मौजूद होगा? बी, लेकिन कोई एंटीबॉडी अभी मौजूद नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें कौन सा डाल दिया ब्लड ग्रुप, कौन सा डाल दिया ब्लड ग्रुप? ए ब्लड ग्रुप डाल दिया। ए ब्लड ग्रुप डाल दिया यानी एंटीजन ए है उसमें, ये ब्लड ग्रुप डाल दिया तो कौन सी बन जाएगी इसमें? एंटीबॉडी ए इसमें बन जाएंगी, और एंटीबॉडी ए क्या कर देंगी? इसको डैमेज कर देंगी, क्लम्प कर लेंगी इसके साथ। क्या बना देंगी? क्लम्प कर लेंगी इसके साथ। आई बात समझ में? क्लियर है? बात समझ में आ गई? अरे क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो, अगर आपने अभी कभी किसी को ब्लड लिया नहीं, किसी से ब्लड दिया नहीं, आपके अंदर अभी मेनली क्या मौजूद रहेगा? एंटीजन मौजूद रहेगा। लेकिन अगर आपने किसी कोई ब्लड ले लिया, दिया नहीं, देने से नहीं बनती एंटीबॉडी, अगर आपने कोई ब्लड ले लिया तो हो सकता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाए। अब मान के चलो आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ए। क्या है ब्लड ग्रुप? ए ब्लड ग्रुप है, तो इसमें एंटीजन कौन सी है? ए। और आपने ब्लड ग्रुप लिया भी कौन सा? ए। तो इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ना इधर एंटीबॉडी बनी ना इधर एंटीबॉडी बनी, कहीं भी एंटीबॉडी बनी नहीं। आई बात समझ में? तो ब्लड ग्रुप ए अगर आप लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक जैसा ब्लड ग्रुप लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एंटीबॉडी बनेगी नहीं। समझ में आ गया? तो क्या आपके अंदर एंटीजन है? हाँ है, आरबीसी के पर। क्या लेकिन आपके पास वही एंटीबॉडी है? नहीं है, वो बनेंगी। अब ये एंटीबॉडी इसमें कब मुझे एंटीबॉडी बनवाना है इस वाले ब्लड ग्रुप से, तो मैं क्या करूंगा? क्या डालूंगा मैं? बी ब्लड ग्रुप डाल दूंगा लेकर के। क्या डाल दूंगा? बी ब्लड ग्रुप डाल दो। चलो ए बी ब्लड ग्रुप डाल दो। क्या डाल दो? ए बी ब्लड ग्रुप भी चल डाल दिया मैंने। किसमें? ए ब्लड ग्रुप में। तो क्या बन जाएंगी? बी के खिलाफ क्या बन जाएंगी? एंटीबॉडी बी बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? एंटीबॉडी बी बन जाएंगी, और उसको क्या कर देंगी? खत्म कर देंगी। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखना। अभी वो तुम्हारा वाला आएगा अभी जो तुम कह रही हो। क्या अलग अलग है? किसका? मम्मी और बेबी का ब्लड ग्रुप अलग अलग क्यों है? हैं? ये 12th में पढ़ोगे। बैठे बेटा, बैठ जाओ। बंद करो उसको, बंद करो। क्या देख रही हो? रील देख रही हो? इधर आओ। हाँ, अरे तुम्हारा क्वेश्चन है ही नहीं, इसलिए आउट ऑफ सिलेबस है। देखो भाई सुनो, वो देखो ऐसा होता है किसी का, सुनो भाई, किसी के फादर का ब्लड ग्रुप है ए। क्या ब्लड ग्रुप है? और उसकी मदर का ब्लड ग्रुप है बी। मदर का ब्लड ग्रुप क्या है? बी। ठीक है, ये रियल केस है, ये रियल केस है। ठीक है, और जो है, और बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ आ रहा है। बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या? तुम ही केस हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको नाले से उठाया है। यार जो है, हाँ, या एक बच्चा ए भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो उसको बाहर छोड़ के गए थे। समझ आ गया? क्लियर है ये बात? तो वो अपन पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। कब पढ़ेंगे?
जेनेटिक्स में। हाँ ठीक है, चलो। तो ये 12th के हर बच्चे को पता है ये क्वेश्चन का आंसर। यार देख लो भाई, अब सुनो, देखो क्या होता है इधर, देख लो, सुनो। ए को लिखते हैं अपन, ए को क्या लिखेंगे, अगर ऐसा है, प्योर ए है, कैसा है, प्योर ए है। हाँ प्योर अगर ए है, दो जीन्स हैं, दोनों की दोनों ए वाली हैं, और ये बी है, ये बी है, और ये भी प्योर वाला बी है, प्योर वाला क्या है, बी है, तो सिर्फ एक ही प्रकार का ब्लड ग्रुप बन पाएगा, उसका नाम क्या होगा, ए बी। क्या ब्लड ग्रुप होगा, ए और ये आई बी, तो ए बी ब्लड ग्रुप ही बनेगा। कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा, ए बी। लेकिन सुनो, अगर दोनों में अगर जो जीन है वो आई आई ओ है, कौन सी है, आई बी आई ओ, क्या बन जाएगा, आई बी आई ओ। देखो ए किससे जुड़ रहा है, बी से, तो क्या बन गया, ए बी। और ओ किससे जुड़ रहा है, ओ से, तो क्या बन गया, ओ। क्या बन गया, ओ। तो ब्लड ग्रुप क्या था, ए, ब्लड ग्रुप क्या था, ए, और दूसरा क्या था, बी, लेकिन बन क्या गया, आई बात समझ में, क्लियर है बात, अरे क्लियर है क्या, क्या हुआ, क्या बातें चल रही हैं, यहाँ सब दिखता है, हैं? किससे जुड़ी है, क्या है, मम्मी का क्या है, ओ, तो ये आई ओ, ये ओ हो गया, पापा ए है, पापा क्या है, पापा क्या है, बी है कि ए है, बी है। तो ये देखो, यार देखो, अब इसके जो फादर होंगे ना, वो ये वाले होंगे, आई बी आई ओ। तो देखो आई बी से आई ओ, आई बी और ओ में कौन जीतेगा, बी, कौन जीतेगा, बी, और हाँ बी और ओ में बी जीतेगा, और आई ओ क्या आ गया, आई ओ क्या बन जाएगा, ओ, क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। समझ में आ गया। तो तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये हुआ है, तुम्हारे भाई का बी भी आ सकता है, तो वो भी तुम्हारा भाई रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। हाँ तो भी यही केस हुआ उसके साथ, ठीक है। चलो यार ध्यान दो यार, आप सुनते जाओ जरा जल्दी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अब सुनो, तो मतलब जो लिखेंगे, ए किससे ले सक रहा है, देखो ए किससे ले रहा है, एक तो ओ से, किससे ले रहा है, ओ से ले रहा है ब्लड, और दूसरा किससे लग रहा है, ले रहा है ए से ले रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। अब बताओ, ए बी कैन गिव ब्लड टू, ए बी ब्लड किसको दे रहा है, ए बी ब्लड किसको दे रहा है, ए बी को दे रहा है, सिर्फ किसको दे रहा है, ए बी को, ये दे रहा है ना यहां से, ठीक है। चलो यार देखो भाई, तो यहां पर क्या बनाओगे, सबसे पहले इधर क्या बनाना है आपको बताओ, सबसे पहले ए लिखना, फिर उसके सामने बी, फिर यहाँ पर ए बी, और यहाँ पर ओ। यहाँ पर क्या करोगे, ओ सबको दे देगा, तो सबको दिलवा दो, ए बी सबसे ले लेगा, तो ए बी सबसे ले लिया, फिर सब एक दूसरे, सब जो है अपने आप से, तो अपने वाले से तो ले ही लेंगे। तो ये इस तरीके से आपको बनाना है, क्लियर है ये बात।